नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी राई भर मरहम। तो आइए सुनते हैं कहानी। बिजली की तार बेचने वाली अपनी दुकान की सीढ़ियों पर उस छोटे बच्चे को देखकर पहले तो मैं हैरान हुआ। मेरी दुकान पर उसका क्या काम हो सकता था। फिर जैसे ही उसने तिरछी नज़र से पीछे मुड़कर देखा तो पाया सड़क के उस पार अरुणा बैठी थी, एक होल्ड ऑल व बड़े सूटकेस के साथ। जब तक अरुणा अकेली यात्रा करती रही थी, दिसंबर के इन दिनों में भी एक ही कंबल से सर्दी का मुकाबला कर लिया करती, किंतु जैसे ही टीपू को साथ लाने लगी तो कितना सामान बढ़ गया था उसके पास। जब भी वह छोटा बच्चा पहचान में आ गया। टीपू, अपनी दोनों बाहें पसार कर मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। वाह! टीपू मेरी बाहों में समा गया। उसे गोदी में लिए मैंने सड़क पार की। बताया नहीं? अरुणा की तरफ पड़ने वाली पटरी पर मैं जा खड़ा हुआ। मोबाइल चार्ज नहीं है? नहीं। माँ का ऑपरेशन? अरुणा की आवाज़ भर्राई रही। जब से उसने शादी की है, बात बात पर आंसू टपकाने की उसे आदत सी पड़ गई है। मामूली ऑपरेशन था। आंख में उतर आए मोतियाबिंद को निकाल बाहर करना भी कोई बड़ी बात है क्या? तुमने क्यों कष्ट उठाया? इतनी लंबी यात्रा है। था? अरुणा चौंकी। ऑपरेशन करा भी लिया? कब? कल करवाया था। मैं हंस पड़ा। 2 दिन बाद नर्सिंग होम से छुट्टी भी मिल जाएगी। डॉक्टर मनोहर लाल से? हमारे कस्बापुर में आंखों के मामले में डॉक्टर मनोहर लाल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। हाँ, मैंने कहा, उन्हीं के नर्सिंग होम में। माँ उधर अकेली हैं। अरुणा रो पड़ी। राकेश या रमेश में से कोई नहीं आया? उन्हें हमने बताया ही नहीं। मैं फिर हंस दिया। राकेश अपने यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में निकला है और रमेश अपने MBA के एडमिशन टेस्ट की तैयारी में जुटा है। बेटों में राकेश छोटा है और लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा है, और बड़ा रमेश चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के चौथे साल की। पहले मैं माँ को देखूंगी, अरुणा ने कहा। घर बाद में। घर हमारा है भी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर, जबकि डॉक्टर मनोहर लाल का नर्सिंग होम 3 ही किलोमीटर पर है। माल रोड ले चलो। मैंने तुरंत हामी भर दी और रिक्शे वाले को आदेश दे दिया, तुम्हारे पीछे मैं अपना स्कूटर लिए आ रहा हूँ। रिक्शे का पीछा करने की बजाय मेरा स्कूटर फिर अगली ही सड़क पर पड़ रही बेकरी पर जा रुका। आधा लोफ चाहिए था। स्कूटर ही से मैंने ऑर्डर किया। 100 ग्राम मक्खन साथ ही लगवा दीजिए और 6 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज। बच्चे आए हैं। बेकरी वाला और मैं बेशक एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन हमारे बीच एक गर्माहट रही, एक हार्दिकता रही। अपनी प्रमिला की नौकरी की वजह से जब जब बच्चों के लिए मुझे सुबह या शाम के लिए नाश्ते का अनुकल्प ढूंढना होता तो मैं यहीं से सामान खरीदता और हमारा काम बढ़िया चल जाता। बेटी आई है। तपाक से मैं हंसने लगा। उसका 2.5 साल का बेटा भी। दामाद आपके कम ही आते हैं, बेकरी वाला बोला। उधर दूर कलकत्ते में नौकरी करते हैं। मैं हंसा। इधर आना आसान है भला? कलकत्ता तो वाकई बहुत दूर है। बेकरी वाला लोफ में तेज छुरी से स्लाइस तराशने लगा। हमारे एक मोहल्लेदार हैं, उनके बेटे को उधर अच्छी नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे वहां जाने से रोक दिया। बोले, इतनी दूर नहीं भेजेंगे। बेगानी जुबान बोलने वाली बेगानी जगह। मैं हंस पड़ा। बेकरी जरूर इस आदमी की बड़ी थी, लेकिन दुनिया बहुत छोटी। अरुणा की दुनिया विस्तृत थी, सोच विस्तृत थी। पति का प्रांत उसका अपना प्रांत। आपको डर नहीं लगा? बेटी को इतनी दूर भेज दिया। लोफ की कटाई पूरी हो चुकी थी। तेज छुरी नीचे धरकर उसने मक्खन लगाने वाली चपटी छुरी हाथ में ले ली। डर कैसा? मैं फिर हंस पड़ा। मेरा दामाद मेरा देखा भाला है, बेटी का देखा भाला है। आपकी बेटी ने लव मैरिज की? उसने अपना स्वर धीमा कर लिया।
मानो वह मेरे संग किसी लज्जाजनक संदर्भ का उल्लेख कर रहा हो। दामाद मेरा खूब अच्छा है। उसके प्रश्न का उत्तर मैं टाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे उसकी कभी कोई शिकायत नहीं की। आप सौभाग्यशाली हैं। बेकरी वाले ने पेस्ट्री का डिब्बा और लोफ का लिफाफा मेरे हवाले कर दिया। बहुत सौभाग्यशाली। जी जनाब। स्कूटर में पहले मैंने पेस्ट्री का डिब्बा टिकाया, सीधा और समतल, फिर लोफ का लिफाफा। बेड नंबर 5 की विजिटर पहुंच गई क्या? नर्सिंग होम पहुंचते ही मैंने ड्यूटी वाली नर्स से पूछा। नहीं सर, उसने सिर हिला दिया। प्रमिला देवी पहले जैसी अकेली हैं। अपने काम में नर्स बेचारी जरूर बेध्यानी और लापरवाही बरतती रही। अपने डिब्बे और लिफाफे के साथ मैं मरीजों की डॉर्मेट्री में पहुंच लिया। बेड नंबर 5 पर प्रमिला अकेली लेटी थी। ऑपरेशन वाली उसकी दाईं आंख पर तो पट्टी बंधी ही रही, बाईं आंख भी उसी के बहनापे में बंद रही, या शायद वह सो रही थी। उसे जगाना ठीक रहेगा क्या? अरुणा जरूर टीपू के साथ पहले घर चली गई होगी। शायद टीपू ने कोई जिद की हो और अरुणा ने अपना इरादा बदल लिया हो। खाने के अपने सामान मैंने स्कूटर में वापस टिका दिए और घर की ओर चल निकला। घर पर ताला ज्यों का त्यों पड़ा था। ताले की स्थिति में अरुणा हमेशा बाईं पड़ोस में चली जाया करती थी। मैंने उन्हीं के घर का दरवाजा जा खटखटाया। नमस्कार भाई साहब। दरवाजा खोलने पड़ोसिन ही आई। भाभी कैसी हैं? ठीक हैं। अपने आने का कारण मैं छिपा ले गया। आप आज वहां जाएंगी? वह हैरान हुई। प्रमिला और अरुणा को छोड़कर हमारे परिवार से उनके घर पर कोई न जाया करता। माल रोड वाले नर्सिंग होम में है ना? उसने पूछा। हाँ, मैं स्कूटर पर लौट आया। इधर घर में नर्सिंग होम के रास्ते आया था। मुझे अपनी दुकान का रास्ता देखना चाहिए था। अरुणा की रिक्शा जरूर उधर ही की किसी सड़क की भीड़ की वजह से रुक गई थी। घर से मैं अपनी दुकान पर सहज ही पहुंच लिया। रास्ते में कहीं कोई भीड़, कोई हादसा कुछ न रहा। बड़ी बात हुई जो अरुणा से हुई अपनी भेंट का उल्लेख मैंने प्रमिला से नहीं किया, वरना असहाय उस अवस्था में चिंता उसका मन अलग हुलाने लगती। अजीब असमंजस की उस मनह स्थिति में मैं अपनी दुकान पर पहुंचा और उसमें आन दाखिल हुआ। अब मुझे कलकत्ते की लैंडलाइन पर फोन करना था। हेलो। अरुणा का नंबर मिलाने पर उधर से अरुणा ही ने जवाब दिया। मैं हूं। पल भर के लिए मेरा दिमाग घूमा तो, मगर तत्काल मैंने उसे संभाल भी लिया। इस समय उसकी आवाज भीग गई। साधारणतः हम शाम 7 बजे के लगभग आपस में बात किया करते थे। आप सब लोग ठीक हो? गला मेरा भी रुंध लिया। एकदम। प्रमिला की आंख का ऑपरेशन करवा लिया है। मैंने कहा, सफल रहा है। मुझे बताया नहीं? अरुणा रो पड़ी। मुझे बुलाया भी नहीं। राकेश और रमेश को भी नहीं बताया, ना ही बुलाया। मामूली सा ऑपरेशन था। पहले से बताने या बुलाने की कोई बात ही नहीं थी। माँ को मैं फ़ोन करूँगी। ज़रूर करना, मगर 2 दिन बाद। अभी उसे आराम की ज़रूरत है। मैंने फ़ोन काट दिया। मन मेरा हल्का होना चाहिए था। नतमस्तक होकर मुझे ईश्वर को शत शत प्रणाम करना चाहिए था। अरुणा अपने घर पर थी, सपरिवार सकुशल थी, लेकिन मेरा मन बेचैन क्यों था? प्रकृतिस्थ होते ही मैं नर्सिंग होम की तरफ निकल लिया। वहां पहुंचते ही पेस्ट्री का डिब्बा डॉक्टर मनोहर लाल के कमरे में पहुंचाकर अपने कदम प्रमिला की डॉर्मेट्री की दिशा में बढ़ा ले गया। आप? प्रमिला के बिस्तर की बगल में रखी कुर्सी पर जैसे ही मैंने स्थान ग्रहण किया, वह बोल उठी। अपने दोनों के नाश्ते के लिए लोफ लाया हूं। मैंने कहा, जब कहोगी सामने से इसके साथ के लिए दूध पकड़ लाऊंगा। उन दोनों को नाश्ता करा दिया। प्रमिला ने अपनी आंखें बंद ही रखीं। किन्हें? अरुणा और टीपू को। वे यहाँ कहाँ हैं? एक नया अचरज मुझ पर टूट पड़ा। यह कैसा संयोग था? तुमने उन्हें देखा? मैंने पूछा। साक्षात देखा? अब ऐसे तो नहीं देखा। प्रमिला दुविधा में पड़ गई, लेकिन उनसे मुलाकात तो हुई ही रही।
तुमने उन्हें जरूर नींद में देखा होगा। प्रमिला का हाथ मैंने थपथपा दिया। अरुणा से तो अभी मेरी 15 ही मिनट पहले बात हुई है। वह कलकत्ते में है। यह कैसे हो सकता है? प्रमिला अपना हाथ अपने तकिए के नीचे ले गई। मैंने उसे यहाँ से घर की चाबी निकाल कर दी है। चाबी तुम्हारी यहीं रखी है। प्रमिला के तकिए के नीचे चाबी अपनी जगह पर निरापद रखी रही। देखो, चाबी का गुच्छा उठाकर मैंने प्रमिला के हाथ में ला थमाया। माया मोह का कैसा जाल है। प्रमिला की आवाज थर्राई। बेचारी सशरीर मेरे पास नहीं आ पाई तो बीच की दूरी धकियाकर मुझे देखने चली आई। यूं कैसे? अपने संग सुबह की बीती अपने मन में मुझे अभी दबाए ही रखनी थी। जैसे कोई हवा या लहर, कोई टपकन या तरंग, कोई अटकल या जादू। सुखद एक नई संभावना ने मुझे आ घेरा। जिस आदिम जोर की तहत अरुणा हमें टीपू के साथ मिली थी, उसे दोबारा नहीं आजमाया जा सकता था क्या? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।